नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दर्शन पे फिर से एक बार। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं शिक्षा, चिकित्सा और मनोरंजन के क्षेत्र से जुड़े सफल लोगों के मुलाकातें आपसे करवाता हूं। ठीक उसी क्रम में मैं आज शिक्षा के क्षेत्र में अहम योगदान देने वाले सुरेंद्र सिंह जी यादव, जिनसे मैं आज आपकी मुलाकात कराऊंगा, जो एक प्रेरणादायक व्यक्तित्व है। सर, स्वागत है आपका। नमस्कार सभी को। नमस्कार। मैं सुरेंद्र यादव, आदर्श कोचिंग एंड डिफेंस जयपुर की तरफ से, और आप आए और आज आपका मैंने प्रोग्राम भी देखा, पिछले वीडियो भी आपके मैंने देखे, बहुत अच्छा लगा। और ये सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपकी एक अच्छी पहल है, अच्छी चीज को आप बाहर लेके आ रहे हो, अच्छे व्यक्तित्व को आप बाहर लेके आ रहे हो। ग्रामीण क्षेत्र के वो लोग जिन्होंने किसी क्षेत्र में अपने लिए अपना बेस्ट दिया और आज वो किसी के लिए प्रेरणा बन सकते हैं, तो कहीं ना कहीं इससे एक व्यक्ति भी मोटिवेट होता है। तो ये बहुत अच्छी पहल है आपकी, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप अपने प्रोग्राम को इसी तरह से आगे बढ़ाए, तो मुझे लगता है एक दिन ये प्रोग्राम बहुत दूर तक जाएगा, क्योंकि यहाँ वो चीज है जो संघर्ष के पीछे की जो कहानी है, वो कहानी आपको यहाँ सुनने को मिलती है, क्योंकि मैंने इनके वीडियो देखे हैं। बड़ा अच्छा लगा आपका ये प्रोग्राम। थैंक यू सर। सबसे पहले मैं और मेरे दर्शक जानना चाहेंगे कि आपने कॉलेज टाइम के बारे में आप बताएं, कॉलेज कहाँ से की? सर, मैं एक बहुत ही छोटे से ग्रामीण क्षेत्र का विद्यार्थी हूँ या रहने वाला हूँ। खाटू श्याम से पहले हमारा एक कस्बा पड़ता है मलिकपुर, जो रेनवाल खाटू रोड के ऊपर पड़ता है। तो मेरा स्कूलिंग जो हुआ है वो हमारे मलिकपुर गांव में हुआ है, और बहुत छोटा सा स्कूल है, लेकिन मैं कहता हूँ हमारा जबरदस्त स्कूल था। और वो स्कूल है सर्वजन शिक्षा समिति। ये सर्वजन शिक्षा समिति, जिसको हमारे जो आइडल है BR सर भूमाराम जाट, जिन्होंने हमें बहुत कुछ दिया। और मुझे लगता है कि जो हमारी 10वीं तक की क्लास थी वो सबसे गजब का टाइम था हमारा। हमें जो सीखने को मिला, हमारा जो बेस इतना अच्छा हो गया, जो आज में मेरे विद्यार्थियों का रोज टेस्ट लेने का प्रक्रिया, ये जो सीखी है वो सर मैंने वो वहीं से सीखी है। हमारा अभी मुझे याद है लगभग 26 बच्चों का बैच था, और उसमें सभी बच्चे 70+ थे आपके टाइम। हाँ, आपके टाइम। और सारे बच्चे आज कहीं ना कहीं सेट है। उसके पीछे हमारे BR सर थे, क्योंकि उनका एक तरीका अलग था, और वो सारे नुस्खे आज मैं यहाँ कंपटीशन में अपनाता हूँ। टेस्ट सीरीज करवाओ बच्चे का, एक बार पढ़ाने के बाद बार बार अभ्यास करवाओ, ये वहीं से सीखा। उसके बाद में मैंने जो 11th-12th है वो सर्वोत्तम स्कूल रेनवाल से किया, और कॉलेज के लिए मैंने जो अपना सुबोध कॉलेज है वहां से मैंने BSc किया, रामबाग सर्कल पे मैथ से मैंने BSc किया। तो ये मेरा कॉलेज टाइम रहा। और कॉलेज जैसे ही पूरा हुआ, उसके बाद में कुछ तो आप समस्या समझ लीजिए, कुछ इंटरेस्ट समझ लीजिए। तो मेरा जो एजुकेशन की तरफ थोड़ा सा इंटरेस्ट भी था, और समस्या भी थी कि जयपुर जैसे शहर में आपको रहना है और सर्वाइवल भी करना है एक ग्रामीण क्षेत्र से आए हुए बच्चों को। और कुछ मेरा एक मैं श्रेय मेरे सीनियर जो विद्यार्थी थे, लक्ष्मीनारायण खद्दा, जो अभी मैनेजर है यूको बैंक में, उनको भी देना चाहता हूं, क्योंकि उस टाइम वो जब मैं जयपुर आया तो वो होम ट्यूशन पढ़ाया करते थे, तो मेरा इंटरेस्ट उधर था। और इन सबसे बढ़कर मैं आपको बताऊं तो एक चीज ये है कि मेरे जो आइडल है, मेरे पूरे जीवन जो आपकी प्रेरणा, हाँ, मेरे प्रेरक समझ लीजिए, मेरे आइडल हैं, या जिनकी छाया हूं मैं, या जिनको फॉलो करता हूं, वो मेरे मामा जी हैं, सीताराम जी यादव। और अभी भी उनकी स्कूल चलती है ज्ञान भारती बधाल में, तो वो भी शुरू से टीचर रहे। तो कहीं ना कहीं ये जो सारी शख्सियत है वो चीज मेरे में भी थी। और इसके बाद में हमने हमारे एक मित्र के साथ ये शुरुआत की कॉलेज टाइप में, और धीरे धीरे लालकोटी से स्टार्ट किया हमने, और धीरे धीरे प्रयास, और शायद आज यहाँ पहुंच गए। तो यही हमारी एक जर्नी है। इस जर्नी में कई उतार चढ़ाव देखे। मैं 2010 से हूँ एजुकेशन में, 13 ईयर्स मैंने कंप्लीट किए हैं, और इन 13 ईयर्स में वो सारे उतार चढ़ाव देखे। आज से 13 साल पहले कंपटीशन कैसा था और आज कैसा है, ये पूरी जर्नी हमारे पास है। अच्छा सर, आज के कंपटीशन में और 2010 के कंपटीशन में आप कितना बदलाव महसूस करते हैं? सर, पूरा बदलाव है, हर चीज बदल गई। कंपटीशन है वो अलग लेवल पे आ गया। जब मैंने शुरुआत की थी तो विद्यार्थी गांवों से आता था, 4-5 महीने कोचिंग करके गांव वापस चला जाता था और अभ्यास करता था अपना घर जाके। इसी दौरान उसका सिलेक्शन हो जाता था। लेकिन अब कंपटीशन बदल गया। आज 10वीं या 12वीं पास करने के बाद में घर बच्चा अपना बैग लेके आता है, कब लौटेगा कोई मालूम नहीं, किस वैकेंसी में सिलेक्शन होगा कोई मालूम नहीं। तो सारा कुछ बदल गया। आज हर व्यक्ति को नौकरी चाहिए। आज बच्चे अपना 24 घंटा दे रहे हैं, तो कंपटीशन बहुत ऊंचे लेवल पे आ गया सर। आज सिलेक्शन उसी को मिलेगा जो दृढ़ संकल्पी है, जिसने ये सोचा है कि मुझे
सिलेक्शन चाहिए तो चाहिए, उसी बच्चे का सर सिलेक्शन होगा आज के टाइम जो 24 आवर समर्पित बिल्कुल बिल्कुल समर्पित है सर, बिल्कुल। अच्छा सर, आप गुरुकुल पद्धति को फॉलो करते हो, इसके पीछे का कोई खास रीजन? सर इसके पीछे का मैं बहुत विशेष कारण दूंगा, बहुत विशेष तर्क है इस बात का। गुरुकुल पद्धति देखो शुरुआत ऐसे हुई कि मैं ग्रामीण क्षेत्र में, मुझे 5-6 साल पढ़ाते हो गए थे कोचिंग लाइन में, तो बहुत सारे लोग जानते थे कि मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन करवाता हूँ बच्चों को या किसी कोचिंग में पढ़ाता हूँ। तो गांव से जो बच्चे आते थे उनके पेरेंट्स मेरे भरोसे उनको भेजते थे कि आप इनको रूम दिलाओ और उनका थोड़ा ख्याल रखना। अब मेरे खुद की 8-10 घंटे क्लास होगी तो मुझे खुद का ही नहीं मालूम रहता, तो उन बच्चों में फोकस नहीं डाल पाता। तो गांव जब जाता तो गांव की भाषा में जो ओड़मा शब्द है वो रेडी रहता साहब। तो फिर मैंने सोचा यार कुछ ऐसा करें कि इन बच्चों को अपने एक जगह रख लेते हैं, शाम को उनको थोड़ा ख्याल रख लेंगे, ध्यान देंगे इन पे। शाम को 5 बजे बाद में फ्री हो जाता हूँ। तो सर मेरा जो पहला बैच था दिल्ली पुलिस का, वो उसमें 16 बच्चे सिलेक्ट हुए 28 बच्चों में से, और वो कारवा बढ़ते बढ़ते ऐसा गजब का बना कि हर बच्चा यही कहने लग गया कि सर हमें तो ऐसी ही चाहिए कि वही हमारा रहना खाना हो जाए और वही हमारी टेस्ट सीरीज, वही हमारी क्लास और एक सही गाइडेंस मिल जाए। देखो आप जानते हो अगर अच्छी गाइडेंस है तो दुनिया में किसी भी चीज को जीता जा सकता है। गाइडेंस बहुत नेसेसरी है जीवन में। मेरे पास जो अनुभव था मैंने वो शेयर किया बच्चों के साथ, बच्चों ने अपनी मेहनत की और सही दिशा में हमने काम किया, हमारा रिजल्ट बना। तो मुझे इस पद्धति से एक प्रकार से ये मान लीजिए इतना लगाव हो गया कि मैंने इसको लगातार लेके चला। लॉकडाउन के बाद में मुझे ऐसा आस हुआ इस बात का कि जब कोचिंग में 100 बच्चे आते हैं, अब बच्चा 4 घंटे आ रहा है, पूरे मास्टर कोचिंग टीम पूरा बहुत अच्छा पढ़ा रही है, लेकिन उस 4 घंटे के बाद में बच्चा क्या कर रहा है कोई आइडिया नहीं। आज के मोबाइल के दौर में बच्चा पूरे दिन मोबाइल देखता है, रील्स देख रहा है, सो रहा है, कोचिंग आ गया कभी नहीं आया। तो कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा यार ये जो काम है जो हम जिस ईमानदारी के साथ सोच रहे हैं वैसा नहीं हो रहा है। तो मैंने सर वो जो मेरी 3 ब्रांच हुआ करती थी, जोटवाड़ा, टोंक फाटक और गौशाला, मैंने वो लॉकडाउन के बाद में बंदी रखी। हालांकि उसके बाद में लोगों के कई कटाक्ष भी सुने, हमने बंद कर दिया, भग गए कई बातें, लेकिन जो मुझे दिखाना था जो करना था वो इस क्षेत्र में करना था, सर्वांगीण विकास। आज जैसे अभी आप आए तो मेरी लाइब्रेरी चल रही थी, अभी टेस्ट का सॉल्यूशन करवाया, क्लास चल रही थी आपके सामने। आज मेरा यहाँ का शेड्यूल है 6 घंटे क्लास होगी, 6 घंटे लाइब्रेरी चलेगी और हमारा सुपर 50 का बैच होता है, कंप्लीट सुपर 50 बच्चों का बैच होता है। अब हमारा ग्राउंड टाइम हो गया, अगले 15 मिनट बाद में हम आपको ग्राउंड में भी वीडियो दिखाएंगे। सारे बच्चे ग्राउंड पहुंच गए, ग्राउंड प्रैक्टिस होगी। डेली 1 घंटे फिजिकल और वीक में एक बार गेम वगैरह खिलाते हैं और एक्टिविटीज करवाते हैं, डांसिंग करवाते हैं, कई बार हम बोलना सिखाते हैं, मंच पे कैसे आपको बोलना है। तो ये सर्वांगीण विकास है और मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं हमारी गुरुकुल पद्धति जो हुआ करती थी, जिससे हम आज हमारे पूर्वज जो थे, हमारी परंपराएं थी, वो यही थी सर्वांगीण विकास। बच्चे का किसी एक क्षेत्र में विकास नहीं, फिजिकल मजबूत, मेंटल मजबूत, ऐसा बच्चा होगा वो जीवन में जिस भी जगह होगा अपना बेहतरीन देगा, जिस भी फील्ड में होगा। तो ये गुरुकुल पद्धति और आज मैं दावा कह सकता हूं और इंडिया मेरा चैलेंज है। आप पूरा एक दिन आप आदर्श एकेडमी दीजिए, आप खुद कहोगे कि वास्तव में तैयारी अगर किसी बच्चे को करवानी है तो यहां करवानी है। यहां वो रट्टू टोटा होता है, जो कि रटने वाला जो तोता होता है वो रट्टू टोटा नहीं बनवाया जाता, यहां बनाया जाता है एक बेहतरीन विद्यार्थी जो हर विभाग में, हर क्षेत्र में उत्कृष्ट हो, चाहे वो गेम हो, चाहे वो बात करने का तरीका हो, मैनर्स हो, कल्चर का मैनर्स हो, किस तरह से हम रिप्रेजेंट है, वो तमाम चीजें हम कोशिश करते हैं कि बच्चे में डाली जाए, जिससे वो बच्चा जिस भी क्षेत्र में जाए तो कहीं ना कहीं अपने माँ बाप का रोशन नाम करे और फिर साथ में हमारा भी रोशन होता है कि वहां पढ़ा हुआ बच्चा है उस आदर्श एकेडमी। बिल्कुल सर, तो ये गुरुकुल का यही एक मुख्य कारण था सर। कंप्लीट वातावरण प्रदान करते हो आप। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। अच्छा सर, मैंने आपके बहुत सारे वीडियो भी देखे हैं। हाँ, आपको आर्मी से काफी लगाव है। बिल्कुल सर। इसकी कोई खास वजह? देखो सर, मैं ये नहीं कहूंगा आर्मी से लगाव है, मैं ये कहूंगा कि मुझे सरकारी नौकरी से लगाव है, क्योंकि आज का जो दौर है इसमें जो मिडिल वर्ग है वहां का बच्चा ना कोई बहुत बड़ा बिजनेस कर सकता, ना बहुत ऊंची एजुकेशन ले सकता, ना कोई कंपनी बिल्डअप कर सकता। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक ग्रामीण बच्चे को सरकारी नौकरी में डाल दिया जाए और उसमें जो पहला विकल्प आता है वो इंडियन आर्मी आता है। मेरे यहाँ आदर्श एकेडमी में हर दिन 6 घंटे क्लास लगती है, लेकिन मैं फिर भी लगाता हूं आदर्श कोचिंग डिफेंस इसलिए लगाता हूं क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ग्रामीण परिवेश के बच्चे को आर्मी के लिए बहुत जल्दी तैयार किया जा सकता है। इसका सिलेबस छोटा होता है,
इसीलिए रोज मेरा यहाँ फिजिकल भी होता है। और इंडियन आर्मी में हमने बहुत सारे सिलेक्शन, इस बार मेरे 8 बच्चे इंडियन आर्मी के हैं, 8 के 8 सिलेक्ट है, जिसमें 3 बच्चों के 50/50 यानी 100/100 मार्क्स हैं। और इस बार यकीन मानो मैं 8 बच्चे इंडियन आर्मी के और सिलेक्शन दूंगा। तो इंडियन आर्मी के साथ साथ मेरा लगाव है कि एक उस घर में जिसमें 1 रुपये आमदनी नहीं है कहीं से आने की, उसमें एक बच्चा सेलेक्ट हो गया तो पूरा परिवार जो है उसके पीछे मजबूत परिवार हो गया और उसको एक नई दिशा मिल गई, आर्थिक रूप से फ्री हो जाता है वो। बिल्कुल सर। अच्छा सर, आपको याद है आज तक टोटल सिलेक्शन बच्चों के? देखो सर, मैं आपको सिलेक्शन बताऊं मोटे मोटे तौर पे तो कुल मिला के आदर्श जो अकेडमी, आदर्श कोचिंग, हमारा जो आदर्श ब्रांड है, इसके तो 1000 से प्लस हमारे सिलेक्शन होंगे। लेकिन मैं अकेडमी की तरफ से बताऊं तो मैंने अभी काउंट किए थे, अकेडमी में सर हमने टोटल जो है 147 एडमिशन दिए सर अब तक। हाँ जी बिल्कुल सर। स्टूडेंट्स लगभग आपकी हम उम्र के होते हैं? बिल्कुल। तो इनके साथ आपका रिश्ता कैसा होता है? देखो सर, हम उम्र तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ मेरी एज भी 33-34 साल है। लेकिन थोड़ा सा तो ये है कि नहीं लगने का वजह ये है कि रोज ग्राउंड, ऐसा कोई सुबह और शाम, ऐसी कोई शाम या सुबह नहीं है जिस दिन मैं प्रैक्टिस नहीं करता हूँ बच्चों के साथ। और दूसरी है साहब, आपके विचार अच्छे हों, आपकी सोच अच्छी हो, अगर आप खुले दिमाग के व्यक्ति हैं जो हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं तो ये भी आपको कभी बूढ़ा नहीं होना देगी, ये मुझे मानना है। दूसरा देखो, बच्चों के साथ मैं तो इतना सा जानता हूं सर, अगर आपकी अंदर रियलिटी है तो उम्र कोई मायने नहीं करती है। मुझे एक, अगर आप वास्तव में वो व्यक्ति हैं जो वास्तव में पॉजिटिव हैं और अच्छी सोच रखते हैं, तो जो पहली नजर में हो सकता है बच्चा आपको देख के थोड़ा कुछ सोचे, लेकिन दूसरी नजर में जब आपका वो काम देखेगा तो अपने आप आपका फैन हो जाएगा। तो उम्र इसमें बहुत बड़ा मायना नहीं रखती है। बच्चों के साथ बहुत फ्रैंक है हम, मैं बच्चों के साथ रहता भी अकेडमी हूँ, खेलता भी हूँ, पीटता भी हूँ, पढ़ाता भी हूँ, लेकिन उनको पता है कि ये बंदा जो भी करेगा पॉजिटिव करेगा और ये इसमें कोई खामी हो ही नहीं सकती। मैं अपनी तरफ से कोई खामी छोड़ता ही नहीं हूं। तो आप जानते हो, काम की तो पूरी दुनिया फैन है, जिसने काम किया है उसको तो सलाम करना पड़ेगा। तो यही बात है सर। आज लगभग पिछले 8 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि कोई बच्चा यहाँ मेरी अकेडमी में झगड़ लिया हो या किसी को गलत बात कर दी हो। बॉयज और गर्ल्स दोनों अकेडमी चलती है मेरी कॉमन, लेकिन कोई मामला हो गया हो नहीं सर, क्योंकि हमारी ट्रेनिंग इस लेवल की है कि बच्चे को ये लगे कि हम उस जगह है जहां गलत विचार आ ही नहीं सकता। एक परिवार की तरह, बिल्कुल परिवार, एक फैमिली है हमारी 50 लोगों की, और हर व्यक्ति की एक जिम्मेदारी है। बच्चे की जिम्मेदारी है पढ़ना और सिलेक्शन देना, मेरी जिम्मेदारी है सही माहौल देना उसको, और एक बेहतरीन पढ़ाई के साथ। मेरी जो 8 लोगों की टीम है, उस पूरी टीम का एक ही हमारा फंडा है कि या तो बना दो या भगा दो, दोनों में बेनिफिट है। बढ़ गया तो बेनिफिट हमारा, भग गया तो कम से कम ये नहीं रहेगा किसी गरीब का 1 रुपया लिया साहब हमने। तो ऐसा माहौल है नहीं सर मेरा। आप किसी बच्चे से मिलिएगा आपको एक अलग बच्चा नजर आएगा उसमें। अच्छा सर, इतनी देर के सेशन में जैसे आपकी सोच का पता लगा, आप एक पॉजिटिव माइंडसेट आदमी है। बिल्कुल सर। अपने आप को हमेशा मोटिवेट कैसे रखते हैं आप? सर देखो, मोटिवेशन मुझे ऐसा लगता है जब आप काम से प्यार करते हो ना, तो काम हमेशा आपको रोज मोटिवेट करता रहेगा, क्योंकि काम में समस्याएं हमेशा आएंगी। और मैं वो शख्सियत या वो इंसान हूं जो हमेशा समस्या के निवारण की बात करता हूं। मुझे ऐसा लगता है समस्या आ गई कोई बात नहीं, ये हमारी लाइफ का एक हिस्सा है। तो आप उस समस्या का जब निवारण करोगे तो आप अपने आप मोटिवेट आ जाओगे। किसी भी काम को जब दिल से ईमानदारी से आप करोगे तो उसमें जो चैलेंज आएंगे वो आपको मोटिवेट करेंगे। उनका निपटारा करते रहो, रोज निपटारा करना है, रोज चैलेंज लो, रोज निपटारा करो। तो मुझे लगता है यही मोटिवेशन है सर। बाकी मैं गेम्स खेलता हूं तो वहां मोटिवेशन मिलता है, बच्चों के साथ मस्ती करते हैं, कई बार कोई बच्चा डिमोटिव तो उसके साथ लड़ाई करते हैं, उसको कैसे उभारना है, कमजोर विद्यार्थी की बेसिक चीजें करवाते हैं कि तू कर सकता है। तो रोज मोटिवेशन है। सुबह ग्राउंड में आने वाले बच्चों को कहना पड़ता है दौड़, तू कर सकता है, तू कर सकता है, दौड़। तो वो सर इतना मोटिवेशन मिल जाता है कि शायद कभी नेगेटिव विचार ही नहीं आता है। आपकी कोचिंग से किसी स्टूडेंट का सिलेक्शन होता है तो आपको कैसा फील होता है? सर मैं ये कहता हूं, जिस दिन मेरा कोई विद्यार्थी सिलेक्ट होता है तो मैं सच मायने में कहता हूं, मां सरस्वती के इस मंदिर में बैठ के मुझे ऐसा लगता है कि मैं सिलेक्ट हो गया, क्योंकि मेरा बच्चा सिलेक्शन होने का मतलब है मेरी जो मेहनत थी वो मेरे बच्चे के सिलेक्ट होने पे ही है। आज मेरा कोई विद्यार्थी सिलेक्ट हो गया किसी अच्छी जगह है तो मैं कहता हूं कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे रिवॉर्ड मिल गया, मुझे किसी ने साफा पहना दिया या कोई ट्रॉफी दे दी। तो मुझे ऐसा लगता है साहब, जितना उसके घर वाले चाहते हैं उतना हमारी टीम, आदर्श अकेडमी के लोग या मैं उतना ही चाहती है बच्चा सेलेक्ट हो जाए। और जिस दिन वो सिलेक्शन हो गया, अभी हाल ही में मेरा एक विद्यार्थी था
जो पहले सीआरपीएफ में था, अभी आया एक दिन छुट्टी लेके और मुझे कहा सर आपको मैं चौपाटी दिखा के लाता हूं, वहां मुझे खाना खिलाया, तो मुझे लगा कि आज मुझे पूरा रिवॉर्ड मिल गया, सब भी मिले। और रिसेंटली उसी बच्चे का कल रिजल्ट आया एलडीसी का, उसमें भी हो गया। तो फिर दोबारा फोन आता है कि सर अब बड़ी पार्टी होगी। तो मुझे लगता है ये जो मजा है ना वो कहीं नहीं आ सकता सर। और आपने किसी के लिए सच में दिल से काम किया है ना, तो सर आपको वो मान सम्मान वो सब मिलेगा जो आप डिजर्व करते हैं। बिल्कुल सर। अच्छा सर, ये तो सारी बातें हो गई अपने डिफेंस को लेकर। ये सर, जैसे आज के टाइम पे बहुत सारे बच्चे ऐसे भी है जो जैसे अपन कह सकते हैं रास्ता भटक जाना, बिल्कुल, उनको लेकर कुछ कहना चाहेंगे स्टूडेंट्स को? देखो सर, मैं ये कहना चाहता हूं, बहुत सारे नहीं बहुत ज्यादा, क्योंकि मैं रोज 8-10 इंटरव्यू हमेशा लेता हूं। कोई भी बच्चे को मैं बिना पेरेंट्स एडमिशन नहीं देता, पेरेंट्स के सामने बिठा के उसी बच्चे का एडमिशन जब मैं इंटरव्यू लेता हूं, उससे डिस्कस करता हूं, तो मैं कहता हूं कि 100 जब बच्चे आएंगे ना, 80 बच्चों के हाल इतने खराब हो चुके हैं और उसका इकलौता कारण है मोबाइल। और मुझे ऐसा लगता है अभी तो नहीं, आने वाले 3-4 साल में मोबाइल मुक्ति केंद्र खुले जाएंगे। लोग ये कहेंगे कि साहब मेरे बच्चे की मोबाइल की लत छुड़वाओ। तो मैं इसका जिम्मेवार पेरेंट्स को भी मानता हूं। आज क्या होता था साहब, एक दौर हुआ करता था जिसमें एक व्यक्ति के 3 या 4-5 बेटे होते थे या संतान होती थी, तो वो इतना फोकस नहीं रखता था, वो इतना ध्यान नहीं, ठीक है तैयार हो जाएगा, पीटने किसी का पीट भी देता था। लेकिन अब जो है एक बच्चे या 2 बच्चे होते हैं, तो कहीं ना कहीं माँ बाप का एक अलग फैक्ट देखने को मिलता है। और मुझे ऐसा लगता है यही दुश्मन बन रहा है। मेरे पास अभी एक एडमिशन था सर, तो जैसे पहले दिन आया, बच्चे को घर वालों ने डाल दिया, बच्चा घर वालों को कह रहा है कि नहीं मैं बग जाऊंगा अगर मुझे लेके नहीं गए। घर वाले तुरंत पहुंच जाते हैं वहां। तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं जो आज का जो एटमॉस्फेयर है वो बदल रहा है। और स्पेशली मैं कहूंगा पेरेंट्स पे, कई पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो बच्चा सामने बैठा होता है और बच्चे को कहते हैं बता भाई तू बता क्या करना है। अरे जिस बच्चे ने 10वीं पास किया 12वीं पास किया उसको पता होता तो फिर वो तो फिर उसको जरूरत ही नहीं किसी को बताने की, क्या गाइडेंस, वो तो खुद ही गाइडर है। कई बार बच्चे को यहां भेजा जाता है, मेरे पास पेरेंट्स आते हैं डेमो लेगा। अरे क्या डेमो लेगा, ये इसको ये नहीं पता कि भारत की राजधानी क्या है, भारत में राज्य कितने हैं, इसको ये नहीं पता कि साहब साइंस फिजिक्स क्या होती है, तो वो बच्चा क्या डेमो लेगा। और यही समस्या है कि मैं तो इतना कह सकता हूं कि पेरेंट्स जो स्पेशली है अपने बच्चे पे थोड़ा ध्यान दे। और पेरेंट्स को मेरा ये सुझाव है कि आपकी असली दौलत आपकी औलाद है, ये कामयाब हो गई तो आप कामयाब हो, अन्यथा अगर आप 50 लाख रुपए कमा के छोड़ गए ना, एक चुटकी में वो 50 लाख खत्म हो जाएगी। तो मुझे ऐसा लगता है जो असली दौलत आपके बच्चे हैं तो इन पे थोड़ा ध्यान दें और समय रहते इनको डांट फटकारें, गलत दिशा में जा रहे हैं तो इनको बाउंड करें और सही जगह कर इनका समय, देखो सारा खेल एटमॉस्फेयर का है, अगर सही माहौल मिल गया तो सब कुछ सही हो जाएगा साहब। तो मैं पेरेंट्स को ये कहूंगा कि अपने बच्चे का माहौल चेक करें, उसके आसपास के लोग कैसे हैं, वरना स्थितियां बड़ी गंभीर होने वाली है। और आप भी देख रहे हो गांव समाज में, मैं भी खूब देखता हूं, तो मैं कई बार तो चिंतित भी होता हूं उस बात के लिए। लेकिन सर देखो हम सबका तो बीड़ा नहीं उठा सकते, लेकिन मेरी कड़ में जो बच्चा पहुंच गया उसकी मैं गारंटी देता हूं वो एक सभ्य बच्चा बन के निकलेगा, ये मेरी गारंटी है सर, ये बात है सर। सर आपके हिसाब से माता पिता का जो जरूरत से ज्यादा प्यार होता है वो भी बच्चे के लिए खतरनाक होता है? बिल्कुल ज्यादा, बहुत ज्यादा सर, बहुत ज्यादा। वो बाद में पता चलता है सर, वो बाद में पता चलता है। सर मैं एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करता हूं, इवन किसी इंस्टेट के कारण मेरे फादर है वो, मैं 1 साल का तो तभी एक्सपायर हो गए थे, लेकिन फिर भी जो मेरी माताजी ने बहुत संघर्ष किया जीवन में, मेरे बड़े भाई साहब ने बहुत संघर्ष किया, मेरे मामा जी का मैंने आपको बताया, हमारी फैमिली ने बहुत सारे टीचरों ने सपोर्ट किया। तो मुझे लगता है कि हमारे को जो पहली डायरेक्शन मिलती है वो माँ बाप से और अपने घर से मिलती है। मुझे आज भी याद है जब पहली बार जयपुर आया तो मेरी मम्मी ने कहा बेटा यहां रहेगा तो कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ करना है तो कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो वो डायरेक्शन घर वाले देते हैं सर। वो जो पहली जो भूख होती है किसी क्षेत्र में जाने की वो घर वालों से मिलती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि पहली जो शिक्षा या पहला जो विद्यालय वो घर का है, तो थोड़ा सा घर वालों को थोड़ा ज्यादा ध्यान देना चाहिए और नंबर के पीछे ना भागे, बच्चे के स्किल को देखे कि उसका बच्चे का स्किल कितना अच्छा है और वो अच्छा डेवलप हो हर क्षेत्र में, उसका इंटरेस्ट क्या है, ये इंटरेस्ट क्या, हाँ वो इंटरेस्ट का पता लग जाएगा आपको थोड़े समय बाद में, भाई इंटरेस्ट का पता लग जाएगा। लेकिन आजकल बच्चे, मैं कहता हूं सर आज के जो नए बच्चे हैं उनको गेम के बारे में पता नहीं, खेलना तो जानते ही नहीं है, सिर्फ मोबाइल से खेलना जानते हैं। तो इन बच्चों को तो मोबाइल से बाहर निकाले, या जहां डांट पटार की जरूरत हो ना वहां डांटना चाहिए बच्चे को, सब जरूरी है ये बात, भाई ये जरूरी है सर, फिजिकल एक्टिविटी। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। और ये जो इंटरव्यू है ये मैंने ऐसा कोई नहीं हमारा टारगेट,
ये सर पहुंचे, इन्होंने कहा कि थोड़ा सा हमें आपसे समय चाहिए और इस क्षेत्र में जानना है। तो दोस्तों मैंने मेरी मन और दिल की बात बताई है और यकीन मानिए मेरा इंटेंशन इसी प्रकार से यही रहता है कि आज जो मिडिल वर्ग है, यहाँ के जो बच्चे हैं जो कहीं ना कहीं भ्रमित हो जाते हैं और कुछ समय बाद में पछतावे के अलावा कुछ नहीं रहता है लोगों के पास, तो उन लोगों के लिए मेरी एक मैसेज है दोस्तों, समय रहते कुछ कर लिया तो जिंदगी में बहुत कुछ बदला जा सकता है। हम गरीब पैदा हो सकते हैं लेकिन गरीब मरते हैं या गरीब जीवन जीते हैं उसके जिम्मेदार हम रहते हैं। और मैं इतनी सी बात कहूंगा, समय की परिभाषा यही है कि जब तक तालाब में पानी रहता है तो मछलियां चींटियों खाती है और जब तालाब सूख जाता है तो चींटियां मछलियों खाती है। तो ये समय की एक परिभाषा है। समय रहते जिसने कुछ कर लिया ना उसको भैया आपको सब कुछ मिलेगा जो आप चाहते हो। चढ़ते सूरज को लोग सलाम करते हैं, तो आप भी अच्छे से जानते हैं इस बात को। और मैं 2 लाइनें और कहूंगा जो हमेशा मुझे प्रेरणा देती है। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और इसमें सुधार करो, जब तक ना सफल हो जाओ नींद चैन त्याग दो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अच्छा प्रयास करें, अच्छी कोशिश करें, एक दिन ऐसा आएगा। मेरे पास इतने एग्जाम्पल हैं जिन्होंने अपने आप को साबित करके दिखा दिया। और ये वीडियो अगर कोई देखे विद्यार्थी, शिक्षा के क्षेत्र में कोई भी समस्या हो, किसी विद्यार्थी वो निःशुल्क यहां पहुंच सकता है और अपनी समस्या का निदान ले सकता है। जहां तक संभव होगा हर तरह से उस बच्चे की मदद की जाएगी। तो थैंक यू वेरी मच। राम राम साहब, धन्यवाद साहब।